वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी के बारे में। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ जो कि सन 2008 में आई थी, जिसमें हमने देखा था कि शॉन जो कि सिर्फ 13 साल का था, उसे अपने फादर की एक मिस्टीरियस बुक मिलती है, जिसके बाद वो अपने अंकल ट्रेवर और हैना के साथ अर्थ के कोर में जाता है, जहां उन्हें एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है जो कि उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। और गाइज, अगर आपने अभी तक वो मूवी नहीं देखी तो जाकर देखिए, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम शॉन को देखते हैं जो कि अब 17 साल का हो गया था। वहीं शॉन एक सैटेलाइट टावर में घुस गया था, जिस वजह से पुलिस अब शॉन का पीछा करती है। और तभी शॉन एक स्विमिंग पूल में जाकर गिर जाता है, जहां पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। और तभी वहां पर शॉन के स्टेप डैड हैंक आते हैं। वहीं हैंक एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर था, जिस वजह से पुलिस ऑफिसर शॉन को अरेस्ट नहीं करते। वहीं पर शॉन, जिसकी अपने स्टेप डैड से बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने डैड मैक्स को याद करता था। जिसके बाद हैंक शॉन से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है, जहां वो शॉन के हाथ में एक लेटर देखता है जिसमें कोडिंग की फॉर्म में कुछ लिखा था, लेकिन शॉन उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तभी हैंक शॉन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। हैंक शॉन को बताता है कि जब मैं नेवी में था तो मेरा काम ऐसे ही कोड को डिकोड करना था, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर तुम उस सैटेलाइट टावर में क्यों गए थे। जिस पर शॉन बताता है कि उसे रेडियो पर काफी टाइम से सिग्नल आ रहे थे, लेकिन वो सिग्नल काफी वीक थे, इसलिए मैं उस कोड को पूरा नहीं सुन पा रहा था। जिसके बाद मैं सैटेलाइट कंट्रोल टावर में गया और वहां जाकर मैंने उस कोड को पूरा सुना, जिसके बाद मैंने उस कोड को इस लेटर में लिख लिया। और तभी हैंक उस लेटर में लिखे कोड को डिकोड करना शुरू करता है, जिसकी फर्स्ट लाइन में उन्हें पता चलता है कि ये आइलैंड रियल है। ये सुनकर शॉन काफी एक्साइटेड हो जाता है कि उसे मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में पता चल गया है। जिसके बाद वो बाकी के कोड को डिकोड करते हैं, जिसमें उन्हें 3 बुक के बारे में पता चलता है जो कि उसी मिस्टीरियस आइलैंड की थी। जिसके बाद हैंक उन तीनों बुक्स के नक्शों को एक पैटर्न में रखता है, जिससे उन्हें फाइनली उस आइलैंड की लोकेशन का पता चल जाता है। जिसके बाद शॉन डिसाइड करता है कि वो उस आइलैंड पर जाएगा। और तभी हैंक शॉन से कहता है कि तुम रेडियो पर किसी की बातें सुनकर ऐसे ही उस आइलैंड पर नहीं जा सकते। तो शॉन कहता है कि ये कोड मेरे दादाजी का है और उन्होंने अपनी आधी जिंदगी इन आइलैंड की खोज में निकाल दी, और आज उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। लेकिन हैंक नहीं चाहता था कि शॉन उस आइलैंड पर अकेला जाए। जिसके बाद हैंक ये डिसाइड करता है कि वो भी शॉन के साथ उस आइलैंड पर जाएगा। और अब यहाँ से इनकी ये जर्नी स्टार्ट होती है उस मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढने की। वहीं शॉन जिस भी पायलट से उस आइलैंड पर जाने के लिए बोलता है, तो वो वहां जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो आइलैंड जिस लोकेशन पर था वहां जाने से पहले ही रास्ते में काफी बड़े बड़े तूफान आते थे, और कोई भी पायलट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था। जिसमें शॉन कहता है कि वो उन्हें वहां ले जाने पर $1000 देगा, जो कि काफी ज्यादा थे। वहीं ये बात सुनकर उनके पास गबाटो नाम का एक पायलट आता है, जो उन्हें उस आइलैंड पर ले जाने के लिए मान जाता है। और तभी हम गबाटो की बेटी केलानी को देखते हैं। गबाटो केलानी को बताता है कि ये लोग उस आइलैंड पर जाने के लिए हमें $1000 देने के लिए तैयार हैं। और तभी केलानी उन्हें देखकर समझ जाती है कि ये लोग उस आइलैंड पर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसलिए केलानी उनसे कहती है कि अगर तुम्हें उस आइलैंड पर जाना है तो तुम्हें $3000 देने पड़ेंगे। वहीं शॉन की बात मानकर हैंक उन्हें $3000 देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो सभी उस हेलीकॉप्टर में बैठकर उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ का मौसम खराब होने लगा था, और तभी उन्हें एक बहुत बड़ा बवंडर दिखाई देता है। हैंक अब गबाटो से कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी शॉन कहता है कि अगर हमें उस आइलैंड पर पहुंचना है तो हमें इस बवंडर के बीच से होकर गुजरना होगा। और तभी गबाटो कहता है कि उसका कंट्रोल अब उस हेलीकॉप्टर से छूट गया है। जिसके बाद उनका हेलीकॉप्टर उस बवंडर के अंदर चला जाता है, जिसमें वो लोग अब सोचते हैं कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। और तभी हैंक शॉन को आवाज देता है, और जैसे ही शॉन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो लोग एक आइलैंड पर हैं। जिसके बाद वो सभी अपने सामान को इकट्ठा करने लगते हैं। और तभी शॉन को एक रास्ता दिखाई देता है। शॉन सभी से कहता है कि शायद मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है। और जैसे ही वो लोग उस रास्ते से अंदर आते हैं तो वो देखते हैं
कि उनके सामने जो नज़ारा होता है उसे देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में उस मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंच गए हैं। और तभी उन्हें वहां काफी बड़ी बटरफ्लाई दिखाई देती है, और इसी के साथ वहां जो एलिफेंट होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, एकदम टॉय जैसे। और तभी शॉन को एक पहाड़ी से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। शॉन उनसे कहता है कि वहां पर मेरे दादाजी हैं, जिस पर कैलानी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वहां तुम्हारे दादाजी हैं। तो शॉन कहता है कि ये काम मेरे दादाजी के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। जिसके बाद शॉन अपने दादाजी के पास जाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद वो सभी अजीब से पत्थरों पर चढ़कर आगे की तरफ बढ़ते हैं, और तभी उन्हें पता चलता है कि वो पत्थर नहीं बल्कि अंडे हैं, वो भी एक छिपकली के। और तभी गबाटो जिस अंडे पर खड़ा होता है वो अंडा टूट जाता है, और गबाटो उस अंडे के अंदर चला जाता है। अंडा जैसे ही टूटता है कि तभी उसके टूटने से उस छिपकली की आंख खुल जाती है, और अब वो छिपकली उन सभी पर हमला करने के लिए उनके पीछे आती है। वहीं वो सभी उस छिपकली से अपनी जान बचाने के लिए तेजी से जंगल की तरफ बढ़ते हैं, और तभी एक जगह जाकर वो छिपकली उन सभी को घेर लेती है। जिसके बाद वो उन पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ काफी सारी लकड़ी आकर उस छिपकली को लगने लगती हैं, जिससे वो छिपकली वहीं बेहोश हो जाती है। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि एंडरसन का होता है, जो कि शॉन के ग्रैंडफादर होते हैं। शॉन अपने ग्रैंडफादर को देखकर काफी खुश होता है। जिसके बाद एंडरसन उन्हें अपने ट्री हाउस में लेकर आते हैं, जहां खाने पीने का सभी सामान मौजूद था। एंडरसन बताते हैं कि उन्होंने इस ट्री हाउस को उस बोट के मलबे से बनाया है जिससे वो यहाँ आए थे। लेकिन तभी कैलानी रेडियो को देखती है, जिससे एंडरसन ने जॉन को वो सिग्नल भेजे थे। और तभी कैलानी कहती है कि हम इस रेडियो की मदद से पलाव पर सिग्नल भेज सकते हैं, जिससे हमारी मदद के लिए कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा। एंडरसन उनसे कहते हैं कि सिग्नल भेजने के लिए सैटेलाइट का सही जगह पर होना बहुत जरूरी है, और वो सैटेलाइट उस जगह पर 2 हफ्तों के बाद ही आएगी। हैंक कहता है कि हम यहाँ 2 हफ्तों तक नहीं रुक सकते। वो शॉन से कहते हैं कि तुम्हें ये आइलैंड देखना था, तुमने देख लिया, इसलिए हम कल ही यहाँ से जा रहे हैं। जिस पर एंडरसन कहते हैं कि कल मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जिसे देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जिसके बाद अगले दिन वो सभी एंडरसन के साथ जंगल में आगे बढ़ते हैं, और तभी हम शॉन और कैलानी को देखते हैं। शॉन, जो कि कैलानी को पसंद करने लगा था, वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे बातें करता है। और तभी हैंक शॉन के पास आता है और उसे कैलानी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ टिप्स देता है। वहीं थोड़ी देर के बाद वो सभी अटलांटिक सिटी को देखते हैं, जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी हैंक एंडरसन से कहता है कि ये सिटी तो पानी में डूब गई थी। तो एंडरसन उन सभी को बताते हैं कि ज्वालामुखी के कारण ये अटलांटिक सिटी 140 सालों के पीरियड में चलती है, जिसमें ये आधे टाइम तो पानी के ऊपर रहती है और आधे टाइम ये पूरा आइलैंड पानी के नीचे चला जाता है। और तभी हैंक की नज़र वहाँ के पानी पर जाती है, जो कि खारा होता है। जिसके बाद हैंक उन सभी को बताता है कि यहाँ के पानी का लेवल बढ़ रहा है। जिस पर एंडरसन कहते हैं कि मैंने यहाँ के पानी का लेवल चेक किया है, ये जगह डूबेगी ज़रूर, लेकिन 14 साल के बाद। जिस पर हैंक कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ और ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आती रहती है। जिस पर एंडरसन कहते हैं कि ठीक है, अब बताओ हमारे पास कितना टाइम है। तो हैंक उनसे कहता है कि हमें 3 दिनों के अंदर यहाँ से निकलना होगा, लेकिन अब सवाल ये था कि ये लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। तभी शॉन कहता है कि अगर हमें नियोन की पनडुब्बी मिल जाए तो हम सभी यहाँ से निकल सकते हैं। जिसके बाद वो सभी नियोन की समाधि के पास आते हैं, लेकिन अंदर जाने का रास्ता काफी पतला था, इसलिए कैलानी डिसाइड करती है कि वो अंदर जाएगी। जिसके बाद कैलानी उस रास्ते से अंदर जाती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि वहाँ नियोन का स्केलेटन है। जिसके बाद कैलानी नियोन के स्केलेटन के पास जाती है और वो देखती है कि उसके हाथ में एक बुक है और उस पनडुब्बी के बारे में भी उस बुक में लिखा है। जिसके बाद कैलानी उस बुक को ले लेती है और उसका ऐसा करते ही वो जगह टूटने लगती है। जिसके बाद कैलानी जल्दी से वहाँ से बाहर निकलती है। जिसके बाद एंडरसन उस बुक को देखते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो पनडुब्बी इस आइलैंड के दूसरी तरफ किसी ज्वालामुखी की गुफा में है। एंडरसन कहते हैं कि मुझे पता है उस जगह के बारे में, और वहां जाने के 2 रास्ते हैं, जिनमें से सबसे सेफ रास्ता तट के किनारे से है। लेकिन अगर हम उस रास्ते से जाते हैं तो हमें काफी टाइम लगेगा, और अगर हमें वहां जल्दी पहुंचना है
तो हमें द्वीप के बीच से जाना होगा, लेकिन इस बीच हमारा सामना काफी खतरनाक जानवरों से होने वाला है। जिसके बाद वो सभी बीच वाले रास्ते को चुनते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं, और इसी बीच उन्हें रास्ते में काफी बड़ी बड़ी चींटियां दिखाई देती हैं। जिसके बाद वो सभी एक जगह आकर रुक जाते हैं, क्योंकि अब उनके सामने काफी बड़े बड़े पहाड़ थे जिन पर वो चढ़ नहीं सकते थे। और तभी हम एंडरसन को देखते हैं जो एक मधुमक्खी के ऊपर बैठ जाते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि अगर हमें इन पहाड़ों को पार करना है तो हमें इन मधुमक्खियों की मदद लेनी होगी। तभी शॉन और केलानी भी एक मधुमक्खी के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन हैंक ये करना नहीं चाहता था। तो एंडरसन हैंक से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसके बाद हैंक गबाटो के साथ मधुमक्खी पर बैठ जाता है, और अब वो सभी उन पहाड़ों को मधुमक्खियों पर बैठकर पार करने लगते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे एक बड़ी सी बर्ड आ जाती है जो कि मधुमक्खियों को खाती थी, और अब वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में चले जाते हैं। लेकिन वो चिड़िया उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, और तभी हैंक का दिमाग चलता है। वो एंडरसन से कहता है कि हमें इन दोनों चिड़िया की टक्कर करानी होगी। जिसके बाद वो किसी तरह उन दोनों चिड़िया की आपस में टक्कर करा देते हैं, जिसके बाद वो उनका पीछा छोड़ देती हैं। वहीं केलानी और शॉन के पीछे अभी भी एक चिड़िया थी, और जैसे ही वो उस चिड़िया से टकराते हैं कि तभी केलानी ऊपर से नीचे गिरने लगती है। लेकिन शॉन किसी तरह केलानी को गिरने से बचा लेता है, लेकिन वो चिड़िया अभी भी उसके पीछे थी। और तभी शॉन को मकड़ी का जाल दिखाई देता है, और जैसे ही वो चिड़िया मकड़ी के जाल के पास आती है कि तभी वो चिड़िया उस जाल में फंस जाती है, और शॉन वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी शॉन भी किसी चीज से टकराता है, जिससे नीचे गिरने पर उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, और उन सभी को रात वहीं बितानी पड़ती है। और अब हैंक शॉन का काफी अच्छे से इलाज करता है, और साथ ही उसका ध्यान भटकाने के लिए वो उसे गाना गाकर सुनाता है। वहीं हम केलानी और गबाटो को देखते हैं। गबाटो केलानी से कहता है कि शॉन एक अच्छा लड़का है और वो तुम्हें पसंद भी करता है। जिस पर केलानी कहती है कि अगर हम किसी तरह यहाँ से बच के निकल भी गए तो शॉन अमेरिका वापस लौट जाएगा और एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, लेकिन हमारी दुनिया काफी छोटी है, इसलिए हम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। जिस पर गबाटो कहता है कि तुम कॉलेज जरूर जाओगी। वहीं जब ये सभी लोग सुबह सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि पानी का लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि अब उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे का समय है। और तभी वो देखते हैं कि गबाटो वहां नहीं था। तभी केलानी उन्हें बताती है कि वो सोने के पहाड़ की तरफ गए हैं, और अब केलानी डिसाइड करती है कि वो अपने डैड को वापस लाने के लिए उस पहाड़ की तरफ जाएगी। तो शॉन केलानी से कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा, जिसमें एंडरसन शॉन से कहते हैं कि तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर है, ऐसे में तुम पहाड़ कैसे चढ़ोगे, इसलिए मैं केलानी के साथ जाता हूँ और तुम अपने डैड के साथ जाकर उस पनडुब्बी को ढूंढो। जिसके बाद हम गबाटो को देखते हैं जिसे काफी बड़ा सोने का स्टोन मिल गया था कि तभी उसके पास केलानी और एंडरसन पहुंच जाते हैं। गबाटो केलानी से कहता है कि अब तुम अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले सकती हो। जिस पर केलानी कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। गबाटो भी ये बात समझ गया था। जिसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाने पर एंडरसन देखते हैं कि उनका कंपास काम करना बंद कर देता है, जिस कारण वो अब रास्ता भटक जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सही दिशा का पता कैसे लगाएं। और तभी एंडरसन को याद आता है कि मकड़ियां हमेशा अपना जाल दक्षिण की तरफ बुनती हैं, मतलब उन सभी को उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। जिसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं और तभी हम हैंक और शॉन को देखते हैं जो अब उस जगह पहुंच चुके थे जहां उन्हें वो पनडुब्बी मिलने वाली थी। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वहां कोई भी पनडुब्बी नहीं है। तो हैंक शॉन को बताता है कि हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। हैंक शॉन से कहता है कि कुछ ही घंटों में यहाँ का पानी 100 फीट से ज्यादा बढ़ गया है और वो पनडुब्बी पानी के नीचे है। जिसके बाद वो पानी के नीचे जाने का प्लान बनाते हैं और उनके पास जो सामान होता है वो उससे अपने लिए ऑक्सीजन टैंक बनाते हैं ताकि उस पनडुब्बी को ढूंढने के लिए वो पानी में नीचे तक जा सके। जिसके बाद वो दोनों पानी के अंदर जाते हैं और थोड़ा नीचे जाने पर उन्हें वो पनडुब्बी दिखाई देती है। जिसके बाद वो उस पनडुब्बी का गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके गेट को नहीं खोल पाते। और तभी वो देखते हैं कि उनके पास एक बहुत बड़ी ईल फिश आ रही थी जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी से उन पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी वो उस दरवाजे को खोलकर पनडुब्बी के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले उस पनडुब्बी का पूरा पानी बाहर निकालते हैं और उस पनडुब्बी को चालू करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हैंक उसके पावर बटन को दबाता है तो हैंक को पता चलता है
कि ये पनडुब्बी 140 साल से बंद पड़ी है, जिस कारण इसका इंजन डेड हो गया है और इसे फिर से चालू करने के लिए हमें इसे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक झटका देना पड़ेगा। जिसके बाद वो उस बड़ी सी ईल फिश को देखते हैं और प्लान बनाते हैं कि हम इसी की मदद से इस पनडुब्बी को चालू करेंगे। जिसके बाद हैंक उस इंजन की वायर को एक बड़ी सी रॉड से कनेक्ट कर देता है। जिसके बाद हैंक उस रॉड को लेकर पनडुब्बी से बाहर जाता है और जैसे ही वो ईल फिश हैंक की तरफ हमला करने के लिए आती है कि तभी हैंक उस बड़ी सी लोहे की रोड को उस फिश की तरफ फेंकता है और जैसे ही वो रोड उस फिश के मुंह में जाती है कि तभी शॉन इंजन का बटन दबा देता है और तभी इलेक्ट्रिसिटी मिलने से इंजन ऑन हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंडरसन, केलानी और गवाटो भी उस तट पर आ गए थे जहां उन्हें शॉन और हैंक मिलने वाले थे, लेकिन वो वहां कर देखते हैं कि वो दोनों वहां नहीं है और तभी वो जगह अर्थक्वेक के कारण टूटने लगती है और इसी के साथ वहां के पानी का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिससे वो जगह अब पूरी तरह डूबने लगती है और अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर कूदना पड़ता है। और तभी हैंक पनडुब्बी लेकर वहां आ जाता है, जिससे वो तीनों पनडुब्बी के अंदर आ जाते हैं और अब उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पानी के अंदर गिर रही पहाड़ की उन चट्टानों से बचना। और तभी हैंक देखता है कि एक बहुत बड़ी चट्टान उनकी पनडुब्बी के सामने आ रही थी और अगर उनकी पनडुब्बी उस चट्टान से टकराती है तो वो सभी लोग वहीं मर जाएंगे। जिसके बाद हैंक पनडुब्बी का कंट्रोल गवाटो को देता है और शॉन से कहता है कि जब मैं इशारा करूंगा तो तुम ये बटन दबा देना। जिसके बाद हैंक बेसमेंट में जाकर एक मिसाइल को एक्टिव करता है और जैसे ही शॉन बटन को दबाता है तो वो मिसाइल लॉन्च होकर उस चट्टान की तरफ जाती है, जिससे वो चट्टान ब्लास्ट हो जाती है और वो सभी लोग अपने पनडुब्बी में बैठकर वहां से आसानी से निकल जाते हैं, जिसमें वो सभी अब काफी खुश होते हैं। और तभी केलानी शॉन के पास आती है और उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब हमें कहानी दिखाई जाती है 6 महीने बाद की, जहां हम गवाटो को देखते हैं जो अब उस पनडुब्बी की वजह से काफी फेमस हो गया था और इसी के साथ वो पलावो का सबसे बेस्ट टूरिस्ट गाइड भी बन गया था, जिससे उसकी इनकम अब काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जिससे अब गवाटो ने केलानी को अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया था। वहीं केलानी शॉन के घर आती है क्योंकि आज उसका बर्थडे था, जहां सभी लोग काफी खुश थे। और तभी शॉन के ग्रैंडफादर वहां आते हैं जो उसे उसके बर्थडे पर एक बुक गिफ्ट करते हैं जिसका नाम था जर्नी फ्रॉम द अर्थ टू द मून, जिसमें शॉन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि अब हमारी पूरी फैमिली इस एडवेंचर पर जाएगी, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।